स्टूडेंट्स वेलकम टू जीकेसी 161 क्लास। आज हम यूनिट 4 यानी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इसमें ऑलमोस्ट हिस्ट्री फ्रॉम द वर्ल्ड यानी कि ग्लोब पे हमारी जितनी भी ऑलमोस्ट पुरानी कंट्रीज हैं उनके बारे में हिस्ट्री में कवर्ड है। एंशिएंट सिविलाइजेशन उनके बारे में दिया गया है। मेसोपोटामिया के बारे में दिया गया है। बेबीलोन, इजिप्ट, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसे चलती थी उसके बारे में दिया गया है। और आगे बढ़ते बढ़ते इंडिया कैसे आगे बढ़ा। डिफरेंट रिलीजन्स हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया। उसके बाद कुछ एंशंट कंट्रीज हैं जिनकी सिविलाइजेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, जैसे ग्रीस है, सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, इजिप्ट। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ शुरू, क्या हुआ। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया जब, फिर उसके बाद जब यूनाइटेड नेशन यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले सिविलाइजेशन जो बेसिक एक, इसका मतलब क्या होता है। द वर्ड सिविलाइजेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड civics which means township, townsman or citizen. To be civilized essentially meant being a townsman governed by constitution and legal status of that community. Okay. Rise of civilization. Civilization is defined as highly organized society marked by advanced knowledge of trade, government, art, science, often by written language. Okay, the Parthenon in Athens is an example of classical Greek civilization. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. The Machu Picchu is the lost city of Incas, has become the most recognizable symbol of Inca civilization. पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में कुछ पाँच छः हैं जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो बहुत पुरानी रह चुकी हैं। इसमें एक एंशियंट मेसोपोटामिया, एंशियंट इजिप्ट, एंशियंट इंडिया, एंशियंट ग्रीस, एंशियंट चाइना, एंशियंट ग्रीस और एंशियंट रोम। ओके, एक एक करके हम सारी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो मेसोपोटामिया से स्टार्ट करते हैं। मीन्स द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यानी कि दो रिवर्स के बीच में एक ये लैंड है, इसको हम मेसोपोटामिया कहेंगे। सी मेसोपोटामिया पुराने टाइम का टर्की, सीरिया और इजिप्ट, इन सब लैंड से बना हुआ है। तो अब मेसोपोटामिया एक शहर था एक तरीके से, जो जब सीरिया में अब वॉर चल रहा है काफी टाइम से, तो काफी चीजें मेसोपोटामिया की खत्म हो चुकी हैं, अब बचा नहीं है, काफी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई हैं उस टाइम से। हमें याद रखना चाहिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो भी मेसोपोटामिया से ही आया था। ही वॉज द किंग ऑफ मेसोपोटामिया व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी टू इन्वेड द वर्ल्ड, मतलब सारी दुनिया पे कब्जा करना। तो अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड 5000 BC इन द फर्टाइल क्रेसेंट बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर्स। ये दो रिवर्स हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस यहाँ पर के बीच में मेसोपोटामिया। ये सीज आज भी हैं, रेड सी है, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, और ये हमारा इस तरफ चलेंगे तो एशिया। तो जैसे मैंने बताया, टर्की, सीरिया, इराक, सॉरी इजिप्ट नहीं है, टर्की, सीरिया, इराक में बट गया आगे जाके। पर अब ये शहर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसकी काफी सारी चीजें जा चुकी हैं, बची नहीं है, क्योंकि इसका काफी पार्ट सीरिया में था। A number of cities such as Uruk, Eridu, Kish flourished in 5000 BC. Flooding of Tigris, Euphrates, fertile soil, fertile land and irrigation canals enabled them to grow food in abundance. एक चीज हमें हमेशा जान लेनी चाहिए कि लोग वहीं जाके बसते हैं जहाँ
तीन चीजें उनको बेसिक जो नीड प्रोवाइड करने वाली होती है वो मिलती हैं। पहला है फूड, क्लीन वाटर टू ड्रिंक, और रहने के लिए उनके पास हाउस यानी कि घर होना चाहिए। ठीक है, फूड वाटर और हाउस, एक तरीके से रोटी कपड़ा मकान हम बोल सकते हैं। तो ये जो रोटी कपड़ा मकान है, ये तीन चीजें होती है क्योंकि उस टाइम पे लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे आज है हमारे पास कि मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरियां कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ था नहीं। तो क्योंकि जमीन बहुत फर्टाइल थी और उपजाऊ जमीन थी, तो यहाँ पे फसल बड़े आराम से उग सकती थी। तो जो भी वो उगा सकते थे उन्होंने उगाया और वहीं पे रहना शुरू कर दिया। तो एक जो फर्टाइल लैंड होता है, फर्टाइल सॉइल होता है, ये एक बहुत बड़ी एक वजह है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग क्यों वहां पे रह रहे हैं। क्योंकि अगर साफ पानी नहीं होगा और जमीन इतनी उपजाऊ नहीं होगी तो लोग वहां नहीं रहेंगे क्योंकि खाना उगाना ही मुश्किल हो जाएगा। फर्टाइल लैंड एंड इरिगेशन कैनाल्स एनेबल देम टू ग्रो फूड इन अबंडेंस, यानी कि काफी उचित मात्रा में ये खाना यानी कि फसलें कुछ उगा सकते थे। इस वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो फिर टाउन सिटीज इमर्ज हुए, जैसे आज के टाइम पे है कि भैया पॉपुलेशन बढ़ी तो पहले लोगों के पास अपने अलग अलग सिंगल घर होते थे, फिर पॉपुलेशन बढ़ी तो फ्लैट सिस्टम आ गया, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर। ऐसा ही यहाँ पे हुआ। देयर वाज कंपटीशन एंड कांस्टेंट वॉरफेयर बिटवीन सिटी एंड स्टेट्स। ये कुछ सिटीज एंड स्टेट्स हैं, बेबीलोन है, किश है, आप इनके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इनमें कांस्टेंट वॉर रहता था, वो इसलिए रहता था क्योंकि भाई खाने की कमी थी। और उस टाइम लोग दो तरीके से ही खाना खाते थे, या तो उगा के या फिर जानवर को शिकार करके। तो ये दो ही तरीके से होता था। ओके, सुमेरियन सोसाइटी। Mesopotamia was controlled by different people beginning with the Sumerian around 3500 BC. Sumerians established the world's first real urban civilization, which was different from all other earlier civilizations. They had specialized workers, complex institution, record keeping, advanced technology. तो उस टाइम के ज़माने में ये लोग काफ़ी आगे थे। रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर चीज़ का हिसाब रखा जाता था ताकि आगे जाके पता रहे कि हमने किस चीज़ में कितना पैसा खर्च किया, कौन सी चीज़ कहाँ गई। कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन, स्पेशलाइज्ड वर्कर यानी कि स्किल्ड लेबर, उस टाइम पे जो स्किल्ड लेबर होता था कि इनके तरीका आता है काम करने का, ये कर सकते हैं। दे वर polytheistic, wrote myths, the epic of गिल्गमेश। कुछ मिथ्स भी थी इनके बारे में, इन पे पॉलिसिस्टिक के बारे में एक बार आप गूगल पे सर्च करिए। सो पॉलीथिस्टिक is relating to or characterized by a belief in worship of more than one god, यानी कि एक से ज्यादा भगवान की पूजा करना एक तरीके से। सोशल इश्यूज तो हमेशा ही रहते थे, उस जमाने में भी प्रीस्ट एंड किंग्स वर एट द टॉप एंड स्लेव्स वर एट द बॉटम। तो ये डिवीजन उस टाइम पे भी था जो आज भी है। वुमेन probably couldn't attend school but had many other rights। स्कूल नहीं था मतलब जो भी उस टाइम पे एजुकेशन होती थी, पर राइट्स उनके पास काफी थे। मेड एडवांसेस इन मैथ्स, इस सुमेरियन सोसाइटी ने मैथमेटिक्स में काफ़ी चीज़ें अचीव करी, जैसे 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट, नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 60, दे वर फर्स्ट टू डिवाइड एन आवर इनटू 60 मिनट्स। ओके, इनकी क्वेश्चन मेंशन है वेगन व्हील्स, पॉटर व्हील, नंबर सिस्टम, 12 मंथ कैलेंडर, ब्रोंस, मेटल प्लॉक, सेल,
Some of the earliest known maps, new architecture, writing system, cuneiform in 3300 BC. It was well-shaped pictographic system in Latin cunis means wedge. ओके, ये इसकी एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, इस तरीके का है। सबसे जो बड़ा इन्वेंशन था जिसको इन्वेंट होने के बाद मैनकाइंड में काफ़ी चेंज आया, एक तरीके से एक रेवोल्यूशन आया, वो था वेगन व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार। क्योंकि पहले पैदल ही जाते थे, इनके पास कोई साधन तो था नहीं, पर जब पहिया आया उसके बाद से ही इन्होंने डिसाइड किया कि भाई अगर हम चार पहिए लगाते हैं और गाड़ी बनाते हैं और जानवर का इस्तेमाल करते हैं उसे खींचने के लिए, तो बुलक कार्ट बन गई एक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है व्हील, जिसने काफी चेंजेस लेके आया, मतलब ह्यूमन का काम काफी आसान कर दिया। फ्रॉम सुमेरियंस टू बेबीलोनियंस, यानी कि अब आगे जब टाइम बढ़ता गया तो उसके बाद बेबीलोन का रूल आया, यानी कि बेबीलोन एम्पायर। द सुमेरियन एम्पायर फेल टू फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि बाहर से लोग आए, उन लोगों ने इन पे अटैक किया और ये किंगडम खत्म हो गया। मेसोपोटामिया वाज कॉन्कर्ड बाय Elmatis in 2000 BC and by Babylonians and Assyrians. They got absorbed into other races around 2000 BC. तो जिस तरीके से नए नए लोग आते जाए, उस तरीके से वो अपना कल्चर लेके आए। वो अपना कल्चर लेके आए तो पुराना कल्चर उन कल्चर के साथ कई जगह मिक्स हुआ, कई जगह उसका इम्पैक्ट बुरा हुआ और लड़ाइयाँ हुई। चलिए बात करते हैं एंशियंट इजिप्ट की। एंशियंट इजिप्ट सिविलाइजेशन थ्राइव along the Nile River in the northeastern Africa for more than 3000 years, from about 3000 BC to 30 BC, यानी कि बहुत पुराना इनकी civilization है। It was the longest lived civilization of the ancient world geographically. The term ancient Egypt refers to the valley of delta of Nile, यानी कि जो नाइल रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, उस पे इजिप्ट है टिका हुआ। तो जितनी पुरानी ये रिवर है उससे ही ज्यादा पुरानी जो इनकी सोसाइटी है। आगे इजिप्शियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। There were 30 dynasties led by pharaohs who were both kings and gods. तो pharaoh जो है वो इनके किंग भी थे और इनके गॉड भी। एंशियंट इजिप्शियन सोसाइटी में pharaoh को ही भगवान मानते थे। Society was highly organized which was possible by invention of writing, यानी कि राइटिंग करना, अपनी लैंग्वेज में चीजें लिखना। Okay. Ancient Egyptian writing in ancient Egyptian scribe of hieroglyphs, hieroglyphs to record state documents and important historical events. A, sty- a stylist, a stylist, okay, इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। A, s- uh, a stylized picture of an object representing word, syllable, or sound as found in ancient Egyptian and certain other writing system. ये इसका एक एग्जाम्पल है कि ये लोग लिखते नहीं थे, ये लोग ड्रॉ करते थे, ड्रॉ करके ये अपनी चीजों को एक्सप्लेन करते थे। ओके, इजिप्ट, द गिफ्ट ऑफ नाइल। ड्यू टू द केयरफुल मैनेजमेंट एंड इरिगेशन सिस्टम नाइल इट फ्लरिश एज एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, यानी कि इन्होंने जो इनकी सबसे बड़ी नदी थी उसका भी ध्यान रखा और इरिगेशन का और अपनी खेती का भी ध्यान रखा। इन्होंने अपनी खेती के चक्कर में पानी जो है यानी रिवर नाइल है उसका पानी बर्बाद नहीं किया। इरिगेशन ड्रेनेज व कंट्रोल बाय फारो, ऐसा माना जाता है कि जो उनके भगवान थे
या इनके जो किंग थे वो फ़ारो, वो ही इरिगेशन और ड्रेनेज कंट्रोल करते थे, जो बाढ़ को आने से रोकता था. Wheat, barley, flax, fruits, and vegetables were grown. The river was also the source of fish, and fishing industry was established early on. Mud from the river banks was the raw material for well-established pottery as well as for the bricks used in construction. यानी कि जो नदी के पास वाली जो मिट्टी है वो यूज की जाती थी ईंटों का बनाने में और पॉटरी वगैरह में. To navigate the Nile, Egyptian learned to build all sorts of boats. The land provided a wide variety of minerals, including several types of the stone, semi-precious gems, salts, and metals such as gold, copper, and to much extent and to a much lesser extent silver. यानी कि इन्होंने शिप्स बिल्ड करी और कई सारे मेटल्स इन्होंने उसमें यूज करे. शिप बिल्ड करी तो यानी कि ये समुंदर में एक तरीके से कहीं भी जा सकते थे. Trade with other countries provided products not found in Egypt. ओके, उस जमाने में ट्रेड सिर्फ दो तरीके से होती थी, या तो भाई कोई बुलक कार्ट पे लेके जा रहा है या फिर थ्रू शिप्स यानी कि सी. उस टाइम पे हवाई जहाज तो थे नहीं, तो ये दो ही तरीके थे, आइदर थ्रू लैंड और सी. बस सिर्फ ये दो तरीके थे. इन्हीं दो तरीकों से आप ट्रेड ट्रेड कर सकते हो. तो जो चीज़ें इजिप्ट में अवेलेबल नहीं थी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अपने आप चालू हो गया. दे हैड अ हाईली sophisticated theology based on pantheon of gods and highly developed mythology. Egyptian mummies, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, the preservation of body after death of important religious rituals for people at all the levels of society. They believed that the soul returned to the body for nourishment. The process of mummification took about 70 days. The mummified body was then interred with spells of the Book of the Dead. Tombs were also furnished in the Book of Death, which was a guide to the world of dead. Okay, मम्मी का कंसेप्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ. इस टाइम इजिप्ट में जो रॉयल फैमिलीज थी, उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट ये सदस्य थे, फैमिली मेंबर्स थे, उनको ही मम्मी बनाया जाता था. सबको मम्मी नहीं बनाया जाता था, उन्हीं को बनाया जाता था. और मम्मी बनाने का तरीका ये था कि जो बॉडी थी उसमें लिक्विड डाला जाता है, जिससे सारे जो बॉडी पार्ट्स है जो सड़ सकते हैं या डीके हो सकते हैं, जैसे लिवर हो गया, ब्रेन हो गया, इन सबको उस लिक्विड से गला दिया जाता था. अब क्योंकि वो लिक्विड से गला दिया जाता था तो लिक्विड सारा उसके बाद बॉडी से निकाल दिया जाता था और बॉडी में घास भर दी जाती थी या भूसा भर दिया जाता था. भूसा भरने के बाद बॉडी बिल्कुल सिल दी जाती थी इस तरीके से कि पता ही नहीं लगता था कि बॉडी सिली गई है. और फिर उसको सफेद पट्टियों में बांध के और कुछ अलग तरीके के हर्ब्स वगैरह या जड़ी बूटियां लगा के उसे ताबूत में बंद करके गाड़ दिया जाता था. और इसका रीजन यही था कि कभी ना कभी जो आत्मा है वो वापस आएगी. ओके, इंडिया में भी एक मम्मी है. अगर आपको नहीं पता तो एक बार चेक करते हैं. ओके, टूटू मम्मी ऑफ जयपुर, एल्बर्ट म्यूजियम हॉल है जयपुर में. तो उस जमाने में जो जयपुर के राजा थे वो लेके आए थे, वो खरीद के लाए थे और वो खरीद के लाए थे. तो ये वो है टूटू मम्मी एट द एल्बर्ट म्यूजियम जयपुर हॉल. ये फीमेल है, इनकी एज 20+ थी जब इनकी डेथ हो गई. और जयपुर के राजा थे सवाई ईश्वर.
सिंह, जो 1887 में, यानी कि 1887 में कारियो जो राजधानी है इजिप्ट की, आज भी वहां से लेके आए थे। और आज भी ये एल्बर्ट हॉल म्यूजियम है जयपुर में, वहां रखी गई है। आगे बढ़ते हैं। इजिप्शियन पिरामिड्स, ये बहुत बड़ी एक तरीके से कामयाबी है कि उस जमाने में भी बिना किसी लेजर टूल का इस्तेमाल करते हुए, बिना किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, कैसे इन लोगों ने बिना कोई क्रेन या बिना कोई अर्थ मूविंग व्हीकल के इतने बड़े ये पिरामिड्स क्रिएट किए। ओके, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ये कहा जाता है इनको। Pyramids were built during the Fourth Dynasty between 2575 to 2467 BC as tombs for the pharaohs of that time। यानी कि उस टाइम के pharaohs, यानी कि भगवान, जो किंग भी, जो भी किंग हुआ करते थे उनको। ओके, pharaohs मतलब एक तरीके से एक टर्म है जो उनको कहा जाता है, जो कह के उनको डिनोट, जो बोल के डिनोट उनको किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। The Great Pyramid of Giza was the world's tallest building for 4,000 years। 4,000 साल तक सबसे बड़ी बिल्डिंग रही। And is the only wonder of the world which stands still, यानी कि आज तक खड़ा हुआ है। 4,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। Hieroglyphic writings were used as descriptive elements of tombs। ये मैं बता चुका हूँ कि ड्रॉ करके, चीजों की पिक्चर्स को ड्रॉ करके किस तरीके से समझाया जाता है। The Egyptians were skilled in maths and astronomy। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैथमेटिक्स में, और they used a calendar of 365 days। ये मैंने बताया था कि हम कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं। The doctors were the world's best in the world उस जमाने में। Built pyramids temple bigger than any other structures the world had seen before। कभी ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे नहीं गए थे। ओके, पिरामिड्स के बारे में आप और जाके एक बार सर्च कर सकते हैं। काफी टूरिस्ट इनको देखने के लिए आते हैं। चलिए अब हम अपनी सिविलाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली civilization is the earliest known civilization of South Asia, corresponding to Bronze Age। ओके, जितनी भी पुरानी एंशियंट सिविलाइजेशंस है, हम लोग उनका जो क्लासिफिकेशन करते हैं या कोई कोई भी पहचान करते हैं, वो बेसिकली डेट से तो करते ही करते हैं, पर हम लोग जो पहचान करते हैं वो हम मेटल के आविष्कार से भी करते हैं कि किस एज में, कौन सी सदी में कौन से मेटल का आविष्कार हुआ था। ठीक है, एक बार इस पर सर्च करते हैं। एजेस ऑफ सिविलाइजेशन, एक तरीके से टाइम पीरियड्स का जो लिस्ट होता है, वो उसे बोलते हैं। तो बेसिकली तीन है: स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज तो सबसे पुरानी है, क्योंकि स्टोन तो उस टाइम हमेशा ही थे, आज भी हैं, जिन्हें हम अर्ली ह्यूमंस बोलते हैं, जो स्टोन का यूज करते थे। डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स: पेलियोलिथिक और स्टोन एज, मीसोलिथिक, मिडिल स्टोन एज। ये जो स्टोन एज है, ये किस चीज, ये भी तीन पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है। एंड न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज, इसके बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं। ये बहुत लंबा दिया हुआ है, सीधा हम ब्रोंज एज पे आएंगे।
तो ब्रॉन्ज एज वो एज थी बिटवीन 3000 बीसी टू 1300 बीसी, जहाँ पे लोगों ने धातु यानी कि मेटल का आविष्कार किया और उससे हार्ड यानी कि अलग शार्प टूल्स बनाए, जिससे वो शिकार कर सकते हैं या किसी चीज को काट सकते हैं। और फिर आई आयरन एज, the discovery ways of the heat and forged iron kicked off the Iron Age roughly between 1300 BC to 900 BC, यानी कि 1300 BC से 900 BC के बीच में आयरन एज आई, जब फिनिश टूल्स एक तरीके से बनने लग गए और काफी चीजें ये हथियार के चीजों टाइम पे यूज होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये ब्रॉन्ज एज में थी तो हमने देख लिया। लास्टेड लॉन्गर देन 1500 ईयर, यानी कि 1500 साल तक आगे बढ़ी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड द सिटी ऑफ मोहनजोदारो वर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन हैं, यानी एक तरीके से सोसाइटी हैं। ये आप अगर इनकी फोटोज देख रहे हो, ये अब एरिया पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। कुछ पार्ट इसका थोड़ा बहुत गुजरात में है, पर ये मैक्सिमम सारा पार्ट पाकिस्तान में जा चुका है। तो उस टाइम की सिविलाइज कॉलोनीज हैं, किस तरीके से बनी और आज भी ऐसी की ऐसी खड़ी है। Harappa and the city of Mohenjo-daro were the important centers of the Indus Valley Civilization. Over 1,000 other towns and villages also existed in this region. The Indus Valley Civilization encompasses one of the largest geographical areas covered by the single Bronze Age culture, यानी कि सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का उस टाइम पे जो लार्ज एरिया जो कवर्ड था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, एक सिंगल ब्रॉन्ज एज में। यानी कि ब्रॉन्ज एज जब तक रही तब तक ब्रॉन्ज एज में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एरिया था वो सबसे बड़ा था। मेजर सिटीज इनकी दो ही थी, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। द cities had impressive and organized and regular layout. They had well laid out plumbing and drainage system, including indoor toilets, यानी कि घरों में ही टॉयलेट्स थे। और इनका सिस्टम जो प्लम्बिंग का और ड्रेनेज का, यानी कि जो पानी होता है हम डेली का यूज करते हैं वो कैसे जाएगा, कहाँ यूज होगा, उसका इन्होंने सिस्टम काफी अच्छा बनाया हुआ था। Streets at Mohenjo-daro, there were narrow streets leading into more private neighborhoods, यानी कि छोटी छोटी गलियां थी जो आगे बढ़ती चली जाती थी। Many of the brick houses were 2 stories high with thick walls and ceilings to keep the room cool and hot in cool and hot cool in the hot summer month। तो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर था, जो तरीका था बनाने का, वो ये था कि भाई 2 फ्लोर से ज्यादा बनता नहीं था और मोटी दीवारें होती थी और काफी बड़ी हाइट पे छत हुआ करती थी, जिससे गर्मी से बचा जा सके। और इकोनॉमी भी इसी प्रकार चलती थी, क्योंकि बेसिकली जो चीज ये लोग उगाते थे या जो चीज वहां बनती थी उसका ये ट्रेड उसकी उसी की ही ट्रेडिंग करते थे। The Harappan civilization was mainly urban and mercantile, यानी कि हर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो मोहनजोदाड़ो से एक दो कदम आगे थी, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा अर्बन थी। और मर्केंटाइल यानी कि बिजनेस में वो ज्यादा इन्वॉल्व थी। Inhabitants of the Indus Valley traded with मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया, southern India, Afghanistan, Persia for gold, silver, copper and proxy। एक बार टर्क्यूज के बारे में एक बार हम पढ़ते हैं क्या होता है ये। A greenish blue color। Okay,
ये एक बहुत ही प्रेशियस स्टोन होता है जिसे हम हिंदी में फिरोजा बोलते हैं। टर्कवाइज इसका पूरा नाम है। फिरोजा कलर का और हिंदी में इसे फिरोजा बोलते हैं। ओके, तो हम ध्यान से देख रहे हैं, ये है टर्कवाइज। ये नेचुरली ऐसा ही होता है और जमीन में से निकलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Economy and agriculture. The Mesopotamian model of irrigated agriculture was the used to take advantage of the fertile grounds along the Indus River. ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि मेसोपोटामियंस बेसिकली एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व थे, तो जहाँ भी उनको अच्छा इरिगेशन यानी कि उपजाऊ जमीन मिलती थी, वो उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल करते थे। अर्दन वॉल्स वर बिल्ड टू कंट्रोल द रिवर्स एनुअल फ्लडिंग, यानी कि जैसे मैंने कहा, बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने पूरी अच्छी दीवारें बनाई थी, ताकि पानी ज्यादा ऊपर ना आए और पानी एक लिमिट तक रहे, पार करके घरों में ना घुस जाए। क्रॉप्स ग्रोन इंक्लूडेड wheat, barley, peas, melons and sesame. Sesame. Okay, let's see what is sesame. A tall annual herbaceous plant of tropical and subtropical areas of Old World, cultivated for its oil-rich seeds. सेसमे यानी कि तिल, ये है सेसमे। घरों में बहुत यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The civilization was the first to cultivate cotton and production of cloth. Several animals were domesticated, including elephant, which was used for its ivory. Ivory इस टाइम पे बैन है। आइवरी, आइवरी अगर कई लोगों को नहीं पता, तो जो हाथी के दांत होते हैं उससे चीजें बनती हैं, दैट इज बैन। उस टाइम पे तो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन था नहीं, पर बैन है, क्योंकि इसकी वजह से हाथियों को मार दिया जाता है। हाथी की जो टस्क होती है, यानी कि जो बड़े वाले दांत होते हैं, उससे काफी काफी चीजें बनती हैं। तो अब हम उस एज में हैं जहाँ पे एनिमल्स वर यूज्ड एज कैटल, यानी कि कैटल, कैटल मतलब जब जानवर को इंसान अपने ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करता है, चाहे वो गाय हो या वो सांड हो, जिससे हमें बुलक कार्ट खिंचवानी है या गाय से दूध निकलेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आर्टिफैक्ट्स। उस जमाने में भी आर्ट एंड कल्चर का पूरा जोर था, और उस जमाने में क्या बनता था, ये जैसे कुछ पिक्चर्स है उस जमाने में, मूर्तियां कैसी थी, खिलौने थे, ज्वेलरी किस टाइप की थी, और ये किस तरीके की स्टैम्प्स है। ये स्टैम्प्स है वैसे देखा जाए तो, ये जो है ये स्टैम्प्स हैं। The work of Indus Valley artisans showed a high level degree of craft specialization. Characteristic artifacts include a distinctive black on red pottery, ceramic toys and figurines, etched carnelian beads, metal ornaments, silver, bronze, gold tools and stamp series। ठीक है।
Ornament worn on the forehead of the famous priest king sculpture from Mohenjo-daro appears to represent an eye bead, possibly made up of gold and steatite inlay in the center. इसके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. जैसे मैंने कहा अब ये एरिया पाकिस्तान में है. पिक्चर शोड द एग शेड whistles. ये उस टाइम की सीटियाँ हैं. उस टाइम में सीटियाँ कैसे होती थी. Have been used for music tradition and still present in the rural areas of India and Pakistan. Now let's talk about the invasion of Aryans. तो ये जो मैप हमें दिखाता है यहाँ पे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से होते हुए हिंदू कुश वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे ये अफगानिस्तान में इन सब जगह आती हैं होते हुए आर्यंस इंडिया में कैसे आए, इंडिया में किस तरीके से घुसे और फिर उन्होंने अपना जो है एस्टैब्लिश कैपिटल एस्टैब्लिश करना शुरू किया. Aryans invaded India in 1750 BC, settled first in Indus and गंगा वैली यानी कि गंगा और सिंधु घाटी यहाँ पर दोनों एक तरीके से यहाँ पे सेटल हुए. हैड हॉर्सेस एंड हर्डिंग कल्चर, घोड़ों का कल्चर यानी कि घोड़े ये लोग लेके आए और क्योंकि घोड़े पर सवार होके आए थे तो उस टाइम घोड़े की अहमियत इतनी लोगों को पता नहीं थी ज़्यादा. पर जब देखा कि घोड़ा इतना पावरफुल एनिमल है और काफ़ी मीलों मीलों ट्रैवल कर सकता है तो वो इन्हीं की वजह से पता लगा. Aryans wrote the Vedas and established the caste system, and then it led to the foundation of Hinduism. Feudal kings ruled by Brahmin priests spread through India. The Aryan civilization. Around 1700 BC, Aryans migrated to Indus Valley from Central Asia through passes in the Hindu Kush Mountains, जो मैं आपको बता चुका हूँ. Aryans were very different from the Indus River Valley people, spoke the Sanskrit language, were nomads and herders, never lived in cities. Food and clothing came from animals they raised. Wealth was measured in numbers of cattle a person owned. यानी कि जिस इंसान के पास जितने जानवर वो उतना अमीर. New technology. After 1000 BC, Aryan discovered iron ore in the Ganges Valley, which improved agriculture. So Aryans were the one who found the metal called iron ore, जिससे iron बना. Allowed them to discover how to grow rice, already a local custom, began to settle in towns, developed new iron weapons, improved weapons and introduction of the horses allowed in Aryans to rule the whole area of North India. यानी कि आर्यंस का पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गए थे. हिंदुइज्म ओरिजिनेट हुआ बेस्ड ऑन आर्यन प्रैक्टिसेस. उसके बाद प्रीस्ट यानी कि उस जमाने में जो पंडित थे उन्होंने मंदिरों की स्थापना करी और भजन कीर्तन का कल्चर चालू हुआ. ओके आर्यंस ने जो मेजर राइटिंग करी थी वो थी वेदास. बुक्स ऑफ नॉलेज कंटेन्स राइटिंग्स ऑन प्रेयर हाइम्स रिलीजन रिचुअल्स एंड फिलोसफीज. फिर उपनिषद आए. The end portion of Vedas are philosophical writings. Okay, epic poem Ramayana, Mahabharata, which include Bhagavad Gita and a long account of Lord Krishna. Okay, principles of Hinduism. Hinduism के उसूल क्या थे? Karma and reincarnation are the central ideas of Hindus. कर्मा यानी कि जो हमारे कर्म यानी कि गुड डीड्स और बैड डीड्स जो हम करते हैं हमने कैसा किया. एंड
मीन्स रीबर्थ यानी कि दोबारा पैदा होना। इंसान मरता है और फिर जन्म लेता है। ये दो बहुत बेसिक आइडियाज थे हिंदुइज्म के, अभी भी हैं। कर्मा, द आइडिया दैट अ पर्सन एक्शंस विल डिटरमिन व्हाट हैपेंस टू देम आफ्टर देयर डेथ। एज यू सो यू रीप, यानी कि जो बोगे वैसा ही बोगे वैसा ही आपको काटोगे। यानी कि अगर जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये है हिंदुइज्म का। Reincarnation, India, that after death a person's soul is reborn into a different body। दोबारा जब, जैसे मैंने आपको बताया, मनुष्य जब दोबारा जन्म लेता है तो वो किसी और की, यानी कि डिफरेंट, अलग शरीर में जन्म लेता है, अलग शरीर में अलग परिवार में जन्म लेता है, ऐसा माना जाता है। बिलीफ इन द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि मनुष्य जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। स्टेटस इन द लाइफ इज डिटरमिन्ड बाय एक्शन ऑफ प्रीवियस लाइफ, यानी कि आपके पिछले जन्म में आपने कैसे कार्य करे हैं, ये आपकी अगले जन्म की अगले जन्म की जो आपकी लाइफ है उसमें बहुत मैटर करता है। फोर कास्ट सिस्टम बना है। ब्राह्मण्स हाईएस्ट क्लास, प्रीस्ट एंड स्कॉलर्स, क्षत्रियास रूलिंग क्लास, वॉरियर्स एंड नोबल, वैश्यास मर्चेंट, एंड फार्मर्स, शूद्रास, लेबर्स एंड कॉमनर्स। इसके बाद हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। 323 BC to 185 BC. So Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire, as we all know, in 323 BC. This dynasty unified most of the northern India for the first time. और इनकी जो चंद्रगुप्त के बाद जो आए, तो अगर हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करें तो इट वाज स्टार्टेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसार, देन अशोका द ग्रेट, जो इनके सबसे बड़े राजा थे, सबसे बड़े राजा थे जिनके डायरेक्शन में मौर्यन एम्पायर पूरे इंडिया तक फैल गया और पूरे इंडिया को इन्होंने राज करा। फिर आगे ऐसे ही बढ़ता चला गया और 187 टिल 180 BC में इनका एम्पायर एक तरीके से कोलैप्स कर गया। ये बहुत बड़ा एम्पायर है, आप चाहें तो इसके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। हम इस टाइम पे जो बुक में अभी जैसे इस हिसाब से दिया हुआ है कि एक समरी दी गई है। Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire in 323 BC, 322 BC. This dynasty unified most of the northern India for the first time. Ashoka और अशोका द थर्ड किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, उसके बाद बिंदुसार आए थे, फिर उनके बेटे अशोक रूल्ड ऑलमोस्ट द होल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 269 टू 232 BC, यानी कि एक तरीके से विश्व पूरे भारत पर इन्होंने जीत हासिल करी। आगे बढ़ते हैं। Ashoka stands unique among emperors in the world history after successfully concluding major military campaign in Kalinga. In Kaling, he was so disturbed by suffering and cause that he forsook the war and embraced into Buddhism. Therefore, he endorsed non-violence and peaceful persuasion in consultation of
एंड कंसोलिडेटिंग वास्ट एम्पायर, यानी कि इन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना इन्होंने वायलेंस देखा कि बहुत परेशान हो गए, और फिर ये बौद्ध धर्म की ओर चले गए, और फिर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। The economic thought during modern empire, the Hindu-Buddhist heritage emphasizes that the happiness in the world of scarcity, scarcity is achieved by seeking material as well as spiritual goals. Pursuit of material gain should be considered by moral norms. यानी कि अगर संसार में सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें एक तरीके से स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ को भी पर भी ध्यान देना होगा। परमार्थ मतलब यानी कि स्पिरिचुअल गोल्स, और जो मटेरियल यानी कि जो हम सोसाइटी में रहते हैं, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, गाड़ी है, पैसा चाहिए हमें, इसके साथ साथ हमें अपने स्पिरिचुअल गोल्स यानी कि परमार्थ पर भी ध्यान देना होगा। और कुछ भी हमें कमाना है तो हमें वो जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, किसी भी बेईमानी से नहीं हमें लेनी। यानी कि एथिक्स जो है एक बहुत इनके यहाँ पे बहुत मानी हुई चीज थी, उसूल और आदर्श, कि कोई भी गैर कानूनी काम या कोई भी एक तरीके से करप्शन करके हमें उस चीज को हासिल नहीं करना है। हमारे जो मॉरल नॉर्म्स है, यानी कि हमारे जो मॉरल नॉर्म्स है यानी कि उसूल है, हमारी नीयत है, वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। यानी कि साफ मेहनत से पैसा कमाओ और उसके बाद वो चीज खरीदो, कोई गलत काम करके वो चीज हासिल मत करो। कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य, primary advisor to Chandragupta Maurya, wrote Arthashastra, literally the science of wealth, argues for government activism to increase wealth of the state, multiplicity of taxes and charges taken for granted, rules for selecting economic administrator, directors of trade, and description of duties including price fixing, यानी कि प्राइस बढ़ाना नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे दूध हो गया, आटा हो गया, सब्जियां हो गई, इनका प्राइस फिक्स रखना है ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े, यानी कि महंगाई ना बढ़े। मैसिव रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड आर्टिसंस, यानी कि ट्रेड को रेगुलेट हमेशा रखना है। जिस भी प्रकार का व्यवसाय चल रहा है उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल के बाहर नहीं होना चाहिए। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आई 320 एडी टू 606 एडी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे। डायनेस्टी established by Sri Gupt, a feudal lord in 275 AD. The first Gupta king was Chandragupta I, 320 to 325 AD. Kingdom progressed especially under Samudragupta and Chandragupta II, Chandragupta and Vikramaditya। तो चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त आए, फिर विक्रमादित्य आए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एल की जगह के होना चाहिए। Hinduism, fine arts and Sanskrit language greatly proposed during Gupta period. Great Sanskrit poet and playwright Kalidasa lived at this time. Lived in 15th century AD. Was one of the 9 gems of Chandragupta II. बहुत बड़े एक तरीके से राइटर हैं, या इन्हें हम पोएट भी कह सकते हैं, कालिदासा। इनके बारे में अगर हम पढ़ें
Kalidasa, a classical Sanskrit author and is often considered ancient India's greatest playwright and dramatist. His plays and poetry were primarily based on Vedas, Ramayana, Mahabharata, and Purans. His surviving works consisted of three plays, two epic poems, and one short poem. इनके बारे में आप आगे पढ़ सकते हैं। तो इन जैसे मैंने बताया, आगे बढ़ते हैं। Gupta mathematicians made three distinct contributions: a notation system adopted by Arabs who spread it in the world, decimal point system discovered by Aryabhat, and the use of zero. तो महर्षि आर्यभट्ट ने ही जीरो का आविष्कार किया था। इन्होंने और भी काफी सारी चीजों के बारे में बताया था। Aryabhat calculated position of planets, causes of lunar and solar eclipse, and circumference of Earth, which is considered correct even now. यानी कि यहाँ से बैठे बैठे वो कभी स्पेस में नहीं गए, उन्होंने अपनी बुद्धि का एक इस्तेमाल करते हुए बैठे बैठे प्लैनेट्स की जो करेक्ट पोजीशन है वो डिफाइन करी, सोलर और लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बताया, और यहाँ तक कि सर्कमफ्रेंस यानी कि अर्थ का जो सर्कमफ्रेंस है वो उसका जो करेक्ट जो उसका फिगर है वो उन्होंने यहाँ से बैठ के बताया। ही ऑल्सो फॉर्मुलेटेड रूल फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच लेड टू ओरिजिन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार उन्हीं के बनाए हुए फॉर्मूला से हुआ। Wahimir stated that the moon rotated around the earth and earth rotated around the sun. मौर्य एंड गुप्ता डायनेस्टी, हिंदू इनके बारे में एक बार हम बताया गया है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म ड्यूरिंग दिस टाइम इंस्पायर्ड आर्ट, बिल्कुल सही। Created sculptures and paintings of Hindu gods and goddesses. Many temples were built in of Hindu mythology. Mountain side cliffs were hollowed out for the Buddhist temples. अब हम बात करते हैं ग्रीस की। Ancient Greece was located among the mountains and hills surrounded by Mediterranean Sea and limited rich soil. ये मैप इतना क्लियर नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ दूसरा मैप आपको दिखाऊं। ओके, तो ये है हमारी मेडिटेरेनियन सी। यहाँ आपको दिख रही है ये। तो ये जो आपकी मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर ग्रीस जो है स्थित है। और जैसे कहा गया है कि लिमिटेड रिच सॉइल है, इतना उपजाऊ जमीन नहीं है। एशियन ग्रीड वर कॉल्ड एज हेलास, पुराने जमाने के ग्रीस के लोगों को हेलास के नाम से जाना जाता है। द सिविलाइजेशन इट was at its strongest between 500 BC till 400 BC, यानी कि 500 BC से 400 BC तक। After Greece colonized Cyprus, parts of Italy and Ukraine and south of France, यानी कि एक तरीके से काफी यूरोप का पार्ट इन्होंने अपने अंदर कॉलोनी यूरोप जो है उस पे एक तरीके से उसको कॉलोनी में तब्दील किया, यानी कि कॉलोनी में बदला। साइप्रस है एक कंट्री, इटली भी एक कंट्री है, यूक्रेन भी हमें पता है, एंड साउथ ऑफ फ्रांस यानी कि फ्रांस का जो सदर्न पार्ट है उसको भी इन्होंने अपने अंडर एक कॉलोनाइज किया। द एरा ऑल्सो नोन एज गोल्डन एज, यानी कि इस एज में गोल्ड का आविष्कार हुआ। Some city-states such as Athens and Sparta emerged as the greatest center of art, learning and politics. So एथेंस तो आज भी है, हम सबको पता है वहाँ पे जो ओलंपिक्स है वहीं से उसकी शुरुआत हुई थी।
Many of the essential characteristics of European culture and civilization were forged and in ancient Greece, including a new sense of individual identity and relation to society, the world and the gods. यानी कि इनकी सोसाइटी में जो पूरे यूरोप में कल्चर जो फैल गया, और क्योंकि ग्रीस की सोसाइटी में बहुत सारे भगवान हैं, काफी भगवान रहे हैं, तो उसके बारे में बताया गया कि कैसे कल्चर इनका पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ. ओके. एंशियंट ग्रीक्स वर फार्मर्स, शिप बिल्डर्स एंड ट्रेडर्स. ये तीन बेसिकली ये लोग काम करते थे. पीपल ऑफ एंशियंट ग्रीस फार्म्ड ऑन हिलसाइड, क्योंकि पहाड़ी इलाका था तो पहाड़ी पर ही करते थे, और एक ही सी थी, मेडिटेरेनियन सी, तो इसी का पानी का इस्तेमाल होता था. स्मॉल इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ मेनी माउंटेन, यानी कि पहाड़ थे तो कई लोग जाके उसमें बस गए. ओके. लेगेसी ऑफ ग्रीस रूल. क्राटोस Kratos by the people was introduced in Athens under Seleucid in the early 6th century BC, replacing the rule of tyrants. All male citizens had the right to speak and vote in the assembly. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेल्स को काफ़ी सारे राइट्स थे. इवन जब ओलंपिक्स के उस टाइम पे, ओलंपिक जो सबसे पुराना स्टेडियम है ओलंपिक का, वो ग्रीस में ही है, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी. तो उस टाइम पे जो भी जिस तरीके के भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, जैसे रेस होती थी या कुछ भी होता था, उसमें औरतों को अलाउड भी नहीं था वहां जाना. आगे जाके हम ग्रीस के जो स्टेडियम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ओलंपिक्स में जब यूज होते थे. आज भी जब ग्रीस में जो ओलंपिक ये जो टॉर्च है जो ओलंपिक्स की स्टार्ट होती है, वो ग्रीस से ही स्टार्ट होती है. ग्रीस से स्टार्ट होते होते वो पूरे वर्ल्ड में जाती है. ओके. फिलोसफी. ग्रीक्स में, क्योंकि ग्रीक thought combined beliefs in the reason with inquiry into the world and how people should live. तो ग्रीस में काफी सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स रहे. सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल टोटली laid फाउंडेशन ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी. ये एक तरीके के काफी बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे. साइंस के मामले में पाइथागोरस थ्योरम, ल्यूसिड एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो पढ़ाया जाता है, made significant advances in mathematics, science and astronomy. ये ग्रीक की भाषा है. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, ये काफी सारी चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं. पाई, ये काफी सारी चीजें फिजिक्स में यूज होती है. ओके. मेडिसिन की बात की जाए तो हिपोक्रेट, द फादर ऑफ मेडिसिन, डेवलप्ड द फर्स्ट थियरीज ऑफ इलनेस एंड हीलिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन rather than on religion. यानी कि इनका ध्यान रिलीजन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन पे था, कि किस तरीके से लोग बीमार होते हैं और ठीक होते हैं. उस पे इन्होंने काफी लोगों को ऑब्जर्व करके, मरीजों को ऑब्जर्व करके इस पे काफी लिखा है. एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बताया आपको कि ग्रीस exported formal competition, running, discus throwing, javelin, wrestling and boxing. And there were four large regular meetings including Pan-Hellenic Games at ओलंपिया. ओलंपिया वो जगह है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ग्रीस में, फ्रॉम 776 BC. ओके. थिएटर के बारे में बात करें. सॉन्ग्स एंड डांसेस एट द रिलीजियस फेस्टिवल वर डेवलप्ड into plays in about 530 BC. Okay. Tragedy deals with fate and comedies offered knockabout humor, art and architecture. Greek sculptures were influential in the Western art until the 19th centuries. Greek architecture is the best characterized by the use of columns. Greek architecture is still seen as ideal by some modern architects. Greek architecture जो है वो काफ़ी फेमस था उस टाइम पे, और काफ़ी उसको उसकी सराहना भी हुई. और आज भी कई जगह जब बिल्डिंग्स बनती है तो ग्रीक आर्किटेक्चर का रेफरेंस लिया जाता है. द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंडेड इन वॉर्स बिटवीन सिटी स्टेट्स which paved the way for King Philip of Macedonia invade Greece, followed later by his son Alexander, who built the empire covering Persia, modern Iraq, Syria, Turkey.
इजिप्ट, ग्रीस एंड बेबीलोन। तो फिलिप का जो बेटा था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने एक तरीके से जो कहते हैं ऑलमोस्ट काफी का वर्ल्ड के काफी कंट्रीज पे कब्जा किया था। तो ग्रीस पर तो इनका कब्जा था ही। ओके, अब बात करते हैं हम रोम की। रोम का कैपिटल, रोम जो है वेटिकन सिटी उसका कैपिटल है। रोम इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन एंड वाज लोकेटेड ऑन द थ्री कॉन्टिनेंट्स यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ऐसी कंट्री जो तीन कॉन्टिनेंट्स पर लोकेटेड है। रोमन एम्पायर was formed in 31 BC under the leadership of Caesar Augustus, who ruled over the aspect of Roman life. Caesar Augustus brought peace, prosperity and culture, यानी कि शांति, तरक्की और कल्चर यानी कि लोगों का रहना जुलना मिलना जुलना ऑगस्टस लेके आए थे। रोम was built in the honor of a she wolf. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। According to the legend, the city of Rome was founded in 753 BC by twin brothers Romulus and Remus. The boys were abandoned by their uncle to die on the banks of the Tiber in central Italy, but they were rescued by a she-wolf. Later found and raised by then shepherd to repay of the she-wolf, Romulus and Remus vowed to build the city in her honor. यानी कि उन दो बच्चों को बचाने के बाद उस के ऑनर में ये सिटी बनाई गई। ओके, द सेकेंड सेंचुरी AD Rome had colonies which stretched from Middle East to Spain, from the Great Britain to North Africa, यानी काफी बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी। Developed technically advanced and sophisticated society not seen again in Western world until 16th century, यानी कि 16वीं सदी तक ऐसी जगहें जो थी वो सिर्फ वहीं पाई जाती थी। यूरोपियन कंट्रीज में क्योंकि पॉपुलेशन काफी कम है, ज्यादा नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जगहें जो हैं काफी खुली हैं, घर भी बहुत बड़े बड़े हैं। ओके, लेगेसी ऑफ रोम। मच ऑफ द वेस्टर्न लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ established by Romans. Language and literature. Its language, Latin, remained universal language of the Christian world until after the Renaissance and is still the basis of many languages spoken today. Roman architects and engineers extended Greece ideas by developing the arch and the dome of through the use of concrete. पिक्चर्स में हम देख सकते हैं। Many of the routes are still used today, बिल्कुल सही है। आज भी कई चीज़ें यूज होती हैं। Many of the modern European cities, including London, Paris, London, Ledo, were founded by Romans. Colosseum है, बहुत फेमस है। When Colosseum in the Rome was built, it was the largest structure of its type, opened in AD 30 after 10 years of construction. Originally, Colosseum was as tall as a 16-story building. It contained arched windows and columns and was used as a type of auditorium. Colosseum could hold as many as 50,000 spectators at a time, यानी कि उस जमाने का सबसे एक तरीके से एडवांस्ड और आलीशान स्टेडियम था, जो एक टाइम पे 50,000 लोगों को बैठाने की क्षमता रखता था, यानी कि एक टाइम पे 50,000 लोग बैठ सकते थे। आज भी जो बड़े बड़े स्टेडियम है, जो बहुत बड़े बड़े स्टेडियम है, वो 70 से 80,000 से ज्यादा लोगों को नहीं बैठा सकते। तो ये बहुत एडवांस टाइप का स्टेडियम है, जो एक बारी में 50,000 लोगों को गैदर कर सकता था। तो वहाँ पे कई तरह की गेम्स होते हैं, टूर्नामेंट्स एंड गेम्स होते हैं। एक बहुत फेमस मूवी है ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर वो लोग होते थे जो युद्ध में दुश्मन के राजा के जो सैनिक होते थे वो पकड़े जाते थे। उसके बाद उनको पकड़कर यहाँ कोलोसियम में लड़ाई लड़वाई जाती थी, और जो जीतता था उसको फिर जो रोम के राजा हैं, जैसे
कोई भी हुआ वो इनाम देते थे। तो ये उनको ग्लैडिएटर्स कहा जाता था। ओके, Rome aqueducts. The architecture of ancient Rome used arcs in the construction of their building, bridges, and other structures. Over a period of 500 years, 11 aqueducts were built to bring water to the Rome, so as far away 57 miles. Some of these aqueducts are still in use. They are about 2000 years old. यानी कि इनको बनाया इसलिए गया था ताकि पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके, और आज भी ये यूज हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की। ये सबसे जो पुराना रिलीजन है रोम में, आपको पता है रोम में वैटिकन सिटी है। जो पोप हैं वो वहीं पर हैं, वहीं पर रहते हैं। तो क्रिश्चियनिटी सबसे पुराना और सबसे बड़ा रिलीजन है, और इसको फॉलो किया जाता है। जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन अ रोमन प्रोविंस। हिज टीचिंग अट्रैक्टेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स which upset the Jewish leader, and hence he was crucified by the Romans. जी, अभी भी एक तरीके की एक मिस्ट्री है कि जीसस क्राइस्ट को किसने सैक्रिफाई क्रूसिफाई किया था। अभी भी इसके बारे में कोई एज सच कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। Later, Christianity became official religion of Roman Empire through its network and of churches, monasteries, and the universal use of Latin. The church preserved the tradition of internationalism and learning of Europe long after collapse of Roman Empire, यानी कि रोमन एम्पायर कोलैप्स कर गया पर वैटिकन सिटी रही, पोप रहे, क्रिश्चियनिटी बरकरार रही। और क्रिश्चियनिटी इंडिया में अंग्रेज ही लेकर आए थे, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर लेके आया था। कई लोगों को पता नहीं है, पर ब्रिटिश एम्पायर जो था वो ये जो वैटिकन सिटी के अंडर ही आता था, और काफी टाइम तक ऑलमोस्ट आई थिंक सो 400 ईयर्स टू बिटवीन 400 ईयर्स एंड 500 ईयर्स, यानी कि 400 से 500 साल तक ब्रिटिश पर, यानी कि जो हम इंग्लैंड देखते हैं उस पर रोमन्स का ही राज रहा है। तो बिकॉज ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी की वजह से वैटिकन सिटी यानी कि रोम ने ही उसको गवर्न किया। 5 reasons why Rome was flourished. ओके, एफिशिएंट डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनल आर्मी। ठीक है, रोमन पोर्ट्स, रोड्स, एक्विडक्ट्स एंड इंश्योर्ड एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था उस टाइम पे, रोड्स बहुत अच्छी थी, और ट्रेड काफी अच्छा था। जो बेसिक नीड्स थी वो लोगों की पूरी हो गई थी। अ सिंगल लैंग्वेज, यानी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, एक सिंगल लैंग्वेज था, एक ही सिंगल तरीके का कानून था जो पूरे टेरिटरी में यानी कि सब जगह इफेक्टिव था। और क्योंकि इनका एक तरीके से रिलीजन भी एक था, तो कोई एज सच कोई रिलीजन हेट भी नहीं था। Long periods of relative peace and stability allowed them to the trade to flourish and imperial culture to develop. Huge and efficient trading network encouraged economic activity, which also generated tax revenue. Reason for the fall of Roman Empire. The sheer size of Roman Empire brought problems, यानी कि बहुत बड़ा साइज था। सॉरी, sheer size of Roman Empire brought many problems.
The reason for the fall of the Roman Empire, the sheer size of the empire brought problems. Okay, टोटल प्योर डाउन sheer size का मतलब क्या होता है? Sheer का है to use to emphasize the size, degree or the amount of something. यानी कि एक तरीके से जो इसका एब्सोल्यूट साइज था, जिसमें बेसिकली रोमन एम्पायर में कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उस वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. Maintenance of army spread across the world became a problem and this made empire vulnerable to enemies. क्योंकि आर्मी इनकी बहुत बड़ी थी तो उनका खर्चा निकालना काफी मुश्किल हो रहा था. और क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि भाई आर्मी के जो लोग हैं यानी कि इनके जो सिपाही हैं सैनिक हैं इनको इनकी टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही. तो ये हमेशा इस बात का खतरा रहा कि कहीं इन्हीं के लोग दुश्मनों से मिलके इन पे अटैक ना कर दे. और फाइनली दी empire finally fell to the Germans' barbarian attack in 476 AD. Now let's talk about civilization of China. तो civilization of China dates back to 5000 BC. 5000 साल पुरानी सभ्यता है. For much of the world history, China was the richest and the most powerful nation on the earth. Until 19th century, it remained almost entirely self-sufficient, amassing huge national wealth by exporting silk, spices, and later porcelain. एक सिल्क रूट तो हमें पता ही है कि इंडिया और चाइना में सिल्क का जो कारोबार था काफी पुराना होता था. The Silk Route is a series of trade routes which extended over 8,000 kilometers on land and sea. The world's fourth greatest civilization also got its start along with a river valley, the, the Yellow River of the northeastern China, where farmers grew millet and wheat. कोई भी civilization जब start होती है तो उसका basic जो need है वो river ही है. अगर पानी होगा अच्छा तो जमीन उपजाऊ होगी तो फसल उगेगी और फसल उगेगी तो फिर वो लोग वहां पे अपने आप बसेंगे. फार्मिंग later moved to South Yangtze जिसे हम बोलते हैं river where rice production led to increase of China's population. The land river became the center of the Chinese civilization, so-called Middle Kingdom. Early Chinese culture grew in the relative isolation due to physical barriers and long distance that separated from the major civilization of Eurasia. क्योंकि चाइना का यूरोप से बहुत जो डिस्टेंस है वो काफी बड़ा था, इसलिए चाइनीज सिविलाइजेशन यूरोप से काफी दूर रही. द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन रेंज द हिमालय सेपरेटेड चाइना फ्रॉम इंडिया. यानी कि हिमालय ही हैं जो चाइना को इंडिया से अलग करते हैं. Chinese have long believed in philosophy and recognizes the fundamental balance in the nature but opposite between opposite but complementary principles called yin and yang. Example include day, night, hot, cold, wet, dry, and male, female. Central to Chinese philosophy and religion is belief that people should avoid extreme and seek harmony in the balance of nature. Confucius एक बहुत बड़े philosopher थे चाइना के, and he was born in 1551 BC when wars were frequent. उस टाइम पे लड़ाइयाँ काफी नॉर्मल थी. Jesus promoted an orderly society in which people of higher ranks were courteous to the below, and those of lower ranks were respectful to those above. Confucius said that the ruler should act like a good father and lead by example, not through power and harsh laws. While teachings of Confucius were not influential in his lifetime, they soon became a guiding philosophy of Chinese civilization, and even today they still exert a strong influence on Chinese culture. Chinese legacy. Abacus used China in 500 BC.
सो देखते हैं एबेकस क्या है. सिंपल डिवाइस फॉर कैलकुलेटिंग कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेम with rows of wires or grooves along with beads and slit. यानी कि एक तरीके से कैलकुलेशन करने का या काउंट करने का तरीका, एक चाइनीज तरीका है. कास्ट आयरन वाज डेवलप्ड. कास्ट आयरन यानी कि जो आयरन की जो कास्टिंग होती है वो चाइनीज ने ही डेवलप करी थी. यानी कि लोहा जो होता है उसको एक तरीके से आकार देना. Gunpowder and explosives were used in fireworks and signals in the Tang period and in weapon during the Song period. तो एक बार Song period के बारे में देखते हैं. Okay, the Song dynasty was an imperial dynasty of China that began in 1960 and lasted till 1279 AD. The emperor was Tao of the Song. यानी कि ये भी एक तरीके की डायनेस्टी थी जो आगे बढ़ी. उसके बाद हम मैग्नेटिक कंपास के बारे में बात करते हैं. यानी कि was first used by Chinese navigators about in 1000 AD. मैग्नेटिक कंपास जो है वो एक तरीके से अपनी पोजीशन या आगे की जो हमें किस साइड पे जाना है या अपनी डायरेक्शंस, करेक्ट डायरेक्शंस को मैप करने में यूजफुल होता है. द वर्ल्ड फर्स्ट पेपर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना. फाइन पोर्सलिन पॉटरी वाज मेड इन चाइना फ्रॉम अबाउट 50 BC. हम बोन चाइना के बारे में काफी सुनते हैं, वही है. प्रिंटिंग मेथड्स वर pioneered by Chinese from 2nd century AD. Silk weaving began in China about 2640 BC. ये तो हम सब जानते ही हैं. Okay, the Great Wall of China, one of the wonders of the world. Great Wall of China, which stretches across the northern China, is more than 2,500 kilometers long, 900 meters high, and wide enough for chariots passing along. It consists of a series of walls built by Ming Dynasty in the 15th-16th centuries to protect China against the invasions of North. यानी कि बाहरी ताकतों से बचाने के लिए चाइना एक वॉल बनाई गई थी. The strongest wall was built near Beijing and Ming capital. These are seven wonders of the ancient world है. पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. ओके, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन्स, इसके बारे में आप पढ़िए. कुछ आपको पूछना हो तो मुझे ज़रूर बताइए. स्टैच्यू ऑफ जीवस इन ओलंपिया. जीवस एक तरीके से भगवान माने जाते हैं उनके. इनके टेम्पल्स भी हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. द मसोलियम्स ऑफ हालकर्नासस, इसके बारे में भी आप एक बार गूगल पे पढ़िए. ये टर्की में है. द कोलोसस ऑफ रोड्स. The Colossus of Rhodes, or the Colossus of Helios, and the sun god erected by the Greeks near the harbor of Rhodes, a Mediterranean island. इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं. ये सब पुरानी चीज़ें जो बनाई गई हैं. एंड लाइट हाउस ऑफ Alexandria. Lighthouse of Alexandria ensured safe return of sailors to the Great Harbor. ये एक बहुत पुराना लाइट हाउस है जो लोग जो सेलर से जो जाते थे उनको एक तरीके से एक डायरेक्शन देता था कि वो सही जगह पहुंचे. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में. तो बेसिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है और जिससे काफ़ी सारी चीज़ों में उथल पुथल आया, काफ़ी चीज़ें बदली. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? अगर हम WW और 1 टाइप करें, इट वाज स्टार्टेड इन 1914
और 4 साल तक चला ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The dawn of the 20th century witnessed aggressive nationalism and imperialism among the great parts of Europe as they competed for military power and colonial possession। यानी कि ताकत के दम पे जितना हो सके उतना हम एरिया अपने कवर करें, जितना हो सके हम एरिया कवर करें, जितना हो सके हम पड़ोसी देश या कोई भी देश हो उसको उस पे राज करें। आर्म्स रेज in used, both Britain and Germany started building dreadnoughts, the most advanced class of warship in the world। गूगल पे जाके एक बार जरूर सर्च करिएगा, जो जो काफी एमिनेंट लोग थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, जैसे स्टालिन है और भी कई लोग हैं जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये एक छोटी सी समरी है। आर्म्स रेस इंक्रीज इन सस्पिशन एंड हेट्रेड अमंग द नेशन टू स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ यूरोप, also formed alliances resulting in Europe being divided into two armed camps। यूरोप दो भागों में बट गया और दो भागों में बटने के बाद कुछ कंट्रीज एक तरफ हो गई और कुछ कंट्रीज एक तरफ हो गई, और उन्होंने ग्रुप में बन के लड़ाई लड़ाई लड़ी, जिससे पूरे यूरोप को काफी नुकसान हुआ। इसके जो इमीडिएट कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन है वो है असैसिनेशन ऑफ फ्रैंक फेर्डिनेंड एंड ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। ओके, लेट्स सी हु इज फ्रैंक फेर्डिनेंड। उनका पूरा नाम है आर्किडे फ्रांस फेर्डिनेंड। तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के किंग थे जिनकी डेथ हो गई वॉर में। ही वॉज assassinated। Nationalism played a specific role in the World War One when Ferdinand and his wife were assassinated by Princip, a member of Serbian national terrorist group fighting against Austria-Hungary's rule over Bosnia. A entangled alliance created two competing groups. The spark that ignited World War One came from the Balkans, a region of many cultures and ethnic groups, which included the nation of Serbia। यानी कि सर्बिया एक बहुत अहम कंट्री है वर्ल्ड वॉर वन में जो रोल प्ले करती है। टू मेक अप फॉर द आउटस्टर ऑफ द ऑस्ट्रिया एंड जर्मन एम्पायर ड्यूरिंग जर्मनीज यूनिफिकेशन, Bismarck, the chancellor of the new unified Germany, convinced to give Austria and uh, Austria the administration of two Balkan states of Bosnia and Herzegovina in 1878. Later, Austria took over them completely, too much to the annoyance of the Serbs who lived there। The Serbs had wanted to join सर्बिया, यानी कि दो स्टेट्स को उनके हाथ में दे दिया गया और वहां पे जो लोग रहते थे उनका रिलीजन अलग था, कल्चर अलग था, इस वजह से लड़ाई शुरू हुई। In August 1940, Francis Ferdinand, the Prince of Austria, went on a tour to Bosnia Herzegovina and was killed by Serb Sarajevo, the capital of Bosnia, in the Sarajevo। Blaming Serbia for attack, Austria declared war on Serbia। यानी कि उनके राजा को मारा गया और उन्होंने ब्लेम लगाया और इस वजह से लड़ाई शुरू हो गई। सर्बिया's फ्रेंड, फिर उस तरीके से सर्बिया का फ्रेंड रशिया था, वो भी ऑस्ट्रिया के साथ आ गया। द सिस्टम ऑफ entangling alliances kicked between entrapping यूरोप एंड अनस्टॉपेबल चेंज ऑफ इवेंट। यानी कि सर्बिया का फ्रेंड रशिया रशिया के साथ आ गया। अब ऑस्ट्रिया का फ्रेंड जो है, अगर देखा जाए तो आगे कंट्रीज कौन कौन सी है जो बट गई वो भी बताई जाएंगी। 6 weeks after the assassination, much of Europe was at war। यानी कि
असैसिनेशन के 6 हफ्ते बाद ही ये सारी जो यूरोप में कंट्रीज हैं सब एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गई। तो जो मैं ग्रुप बता रहा कि दो भागों में बट गया, तो अगर सर्बिया के साथ रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स साथ आए, जिनको हम अलाइड पावर्स बोलते हैं, तो जर्मनी, तो ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, हंगरी, ऑटोमन यानी कि टर्की एम्पायर और बल्गेरिया, ये सब साथ में है। द अलायंस लेड बाय रशिया, फ्रांस एंड ब्रिटेन नोन एज अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, Austria, Hungary, Bulgaria, and Turkey were together called the Central Powers. With the enemies on both the sides, the Central Powers had to fight a war on two fronts. The fighting in Belgium and France was the Western Front. The front in the Russia was Eastern Front. Patriotic men from both sides eagerly enlisted for fight. They expected to be they expected it to be all over by क्रिसमस। यानी कि सब ये सोच रहे थे कि क्रिसमस, आने वाली क्रिसमस तक हम इनको मार के इन पे कब्जा कर लेंगे, पर कई सारी 3 क्रिसमस चली गई, ये वॉर चलता रहा और लास्ट 1918 में जाके वॉर खत्म हुआ। Causes of America's entry into power. At the first, America had not participated directly in the war, as American Republic had not wanted to get involved. The sinking of British messenger in Swania, which was carrying weapons as well as passengers from United States to England, turned American public opinion against Germany। यानी कि ब्रिटिश पैसेंजर जो वेपन्स लेके जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स से इंग्लैंड में, उस वजह से लोगों को उसके खिलाफ जो थोड़ी हेट थी वो शुरू हो गई, क्योंकि लंदन का रहने वाला एक कंट्रीमैन अमेरिका में हथियार लेके घूम रहा था, इस वजह से। Economic interests also pushed America towards war as American banks had made large loans to the Allies। यानी कि ये जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी वॉर में, अलाइज में, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी हैं कि अलाइज में रशिया, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान, इनको अमेरिका ने काफी लोन दिया हुआ था और इनसे लोन रिकवर करना था। और अगर ये कंट्रीज वॉर हार जाती तो इनसे लोन रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो अमेरिका की एक प्राथमिकता थी, यानी कि एक प्रायोरिटी थी कि भाई किसी ना किसी तरीके से जो अलाइड पावर्स हैं ये वॉर जीते। अगर ये वॉर जीतेंगी तो तो ये सारी कंट्रीज हमारा लोन हमें दे पाएंगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। With the defeat of the Allies in the Puritan Invasion, US joined the war against the Central Powers to make the world safe for democracy, in the words of President Wilson. With a million fresh American troops arriving in France, the Allies soon defeated the Central Powers। यानी कि अमेरिका के आते ही बाजी पलट गई और Allied powers जीत गई। The Industrial Revolution turned war into a battle of machines। Industrial Revolution था, 5 new technologies changed the nature of warfare: airplane, tank, submarine, poison gas and machine gun। तो ये हम सबको पता ही है, ये 5 चीजों ने वॉर का जो सिचुएशन थी वही बदल दी। Okay, 14 point of Woodrow Wilson। Okay, let's see who is Woodrow Wilson। American Democratic statesman, 20th President of the United States. Full name is Thomas Woodrow Wilson. He eventually took America into the First World War in 1917 and played a leading role in the peace negotiation and the formation of the League of Nations। और नोबेल प्राइज मिला था इनको 1919 में। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो शांति की स्थापना के लिए एक संस्था बनाई गई, लीग ऑफ नेशंस, लेकिन ज्यादा टाइम तक चली नहीं। क्यों? क्योंकि सब बड़े बड़े देश के जो लोग थे उन्होंने अपने फायदे के लिए इसे बनाया था और फिर एक दूसरे की बात को काटना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और उस वजह से लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गई, ज्यादा टाइम चली नहीं थी। वाइल अब क्योंकि हम इनके बारे में बात कर चुके हैं, 14 पॉइंट्स जो इन्होंने दिए थे वो थे: विच प्रॉमिस जस्ट अ सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। They were on the basis of the peace treaties that to be signed with the defeated powers। This encouraged Germany to surrender,
after which the First World War ended in on 11 November 1918, यानी कि 11 नवंबर 1918 को पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पेरिस पीस डील हुई। After the war, the peace conference was organized in Paris. All decisions were made taken by the Big Four, that is Lloyd George, Prime Minister of Britain, Clemenceau, the Prime Minister of France, Woodrow Wilson, President of the United States, and Orlando, Prime Minister, uh, US in Orlando, and Prime Minister of Italy. जो ऑर्लैंडो थे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली थे। सिक्स ट्रीटीज साइंड हुई। Treaties of Versailles with Germany, Treaties of Saint-Germain with Austria, Treaties of Trento with Hungary, Treaty of Neuilly with Bulgaria, Treaty of Sevres with Turkey at first. After Turkish opposition, Treaty of Lausanne with Turkey. इसके बारे में आप एक बार जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। All the six treaties were together form the Paris Peace Settlement. 14 points of the Wilson were not adhered by the Allies due to their desire to revenge and selfish interest, क्योंकि वो लोग हार गए थे, और सॉरी हार नहीं गए थे, उनका जो क्योंकि उनके जो डिजायर थे वो पूरे नहीं हुए थे, क्योंकि शुरुआत में उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा। ओके, ये ट्रीटीज के बारे में दिया गया है। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है। वर्सलीज विद जर्मनी was signed 28 June 1919 at the place of Versailles. It was a very brutal and degrading treaty for Germany, क्योंकि जर्मनी हार गया था तो भाई जर्मनी के पास काफी कुछ बचा नहीं था। जर्मनी को काफी पैसा अपना जो था हाँ वो देना पड़ गया allied parts को। Worse for Germans, they were forced to make large payments or repatriation, and allies war for damages. Wilson insisted that the 14th point to be implemented, which had advocated establishment of League of Nations, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, League of Nations for World Peace. Hence, the constitution for such organization was included in the first 26 articles of the Treaty of Versailles. The Great War, as it was called, changed the political landscape of Europe. Gone were the Austro-Hungarian Empire and the long decaying Turkish Ottoman Empire. ये दो एम्पायर एक खत्म हो गए थे इसके बाद, they collapsed. इनके बाद इनका कोई वजूद नहीं बचा. Their land were broken up into smaller nations. The land of जार जो थे वो रशिया के एम्परर हुआ करते थे। जैसे इंडिया में मुगल्स ने राज किया, वहां पे जार ने राज किया। Communism was established under the Soviet leadership of Nikolai Lenin. Russia came to be known as Union of Soviet Socialist Republic, यानी कि यूएसएसआर। रशियन रेवोल्यूशन के बारे में आप पढ़े तो आपको पता लगेगा कि लेनिन कौन थे, और उन्होंने ही जार का जो रूल था वो खत्म किया था, और उनकी पार्टी थी बॉल्शेविक्स। उसके बाद वो आगे आई थी। Germany's Kaiser was replaced by the new German Republic, the Weimar Republic, और यही वो पार्टी थी जिसने हिटलर को जर्मनी का चांसलर या जनरल बनाया, और उसके बाद ही फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। द वॉर नियरली वाइप्ड आउट एन एंटायर जनरेशन ऑफ यंग मैन इन यूरोप। कई नौजवान लोग जिनसे ये उम्मीद की गई थी कि भाई ये आगे एक तरीके से जनरेशन को बढ़ाएंगे, खत्म हो चुके थे, क्योंकि ज्यादातर जवान लोग ही लड़ने गए थे, और क्योंकि जवान लोग लड़ने गए थे जवान लोग खत्म हो गए। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस वजह से यूरोप में पॉपुलेशन कम हो गई, क्योंकि जब लोग ही कम हुए, जवान लोग ही नहीं थे, तो फिर वहां शादियां नहीं हुई, शादियां नहीं हुई तो बच्चे नहीं हुए, तो इस वजह से यूरोप की पॉपुलेशन कम रह गई। तो एक तरीके से 23 मिलियन सर्व्ड, यानी कि 23 लाख, 1 मिलियन में 10 10 लाख होता है, तो यानी कि 23 करोड़ लोग करीबन करीबन वहां पे उन्होंने किया। और
15 करोड़ लोग जिसमें घायल हुए या मर गए। और एलाइड की तरफ से आप देखिए 42 मिलियन यानी 42 करोड़ लोग एक तरीके से। ओ सॉरी, मैंने कुछ गलत बताया है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। सेंट्रल पावर्स में जो थे 23 मिलियन पीपल सर्व एंड। ओके, डेथ ऑफ टोल ऑफ वॉर यानी कि सेंट्रल पावर जिसमें ऑलमोस्ट 23 मिलियन सिपाहियों ने आर्मी ज्वाइन करी, और उसमें से 15 मिलियन लोग या तो घायल हुए या मर गए। और अलाइड पावर्स में 42 मिलियन सर्व्ड, इन विच 22 आइदर दे डाइड और दे सर्वाइव विद कैजुअलिटीज। यानी किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को गोली लग गई, कोई फिजिकली चैलेंज हुआ। ये देखिए जहाँ लिखा है मैन लॉस देयर लिम्स, यानी कि एक तरीके से हाथ टांग कट गई। ठीक है। बर्थ रेट फेल मार्कली, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि जब सारे जवान लोग वहाँ युद्ध पे चले गए लड़ने, तो काफी लोग मर गए, तो शादियां नहीं हुई, तो बच्चे भी नहीं हुए। इनवैलिड्स अनेबल टू वर्क, जो बच गए क्योंकि ज्यादातर बूढ़े लोग ही थे, वो काम करने की इतनी क्षमता रखते नहीं थे। और उसके बाद क्योंकि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं थे, तो लूट मार ये सब तो पहले ही शुरू हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक चीज और हुई थी कि बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग देशों के लोग अलग अलग देशों में जाके रहने लग गए। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर हम कहें कि रशिया और की लड़ाई हुई और रशिया के सिपाही जर्मनी में घुस गए, तो जर्मनी में घुस गए तो रशिया का जो वेदर है वो अलग है, जर्मनी का वेदर अलग है, उससे उनको काफी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि अगर जर्मनी के सिपाही रशिया में घुसते हैं तो रशिया में बहुत ठंड होती है, कई लोग ठंड की वजह से मर गए, कई लोग बीमारी की वजह से मर गए। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी कि उस टाइम का जो, जैसे आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, उस टाइम पे इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी खांसी जुकाम काफी फैला, और उस टाइम पे तो ऐसी दवाइयां भी नहीं होती थी, तो काफी लोग मर गए। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जो काफी लंबा चला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। ओके, द सीड्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर सोन इन द पीस ऑफ ट्रीटीज विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देमसेल्फ। जर्मनी हैड देयर देन वोट टू टेक रिवेंज। जर्मनी पर क्योंकि इतना लोगों ने जर्मनी को टॉर्चर किया, जर्मनी से सारा पैसा लूट लिया, सारी वेल्थ जर्मनी की चली गई, तो जर्मनी एक तरीके से बहुत गरीब देश बन गया। और जर्मनी में जो लोग थे, जो वेमेर रिपब्लिक पार्टी बनी थी, उनको एक लीडर की जरूरत थी। तो देन इट हु केम अडोल्फ हिटलर, राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर, जिसने जर्मनी के पार्टी के इलेक्शन जीते। एंड हिज एम वाज फैशिज्म अंडर बेनितो मुसोलिनी इन इटली। ये इटली, जैसे जर्मनी में हिटलर थे वैसे ही इटली में ये थे, और इनको असैसिनेट कर दिया गया था, इन्हें मार के लटका दिया गया था, क्योंकि ये भी एक तरीके से हिटलर की तरह ही भाषण देते थे। इन्होंने भी अपनी आर्मी बनाई, बहुत सारे वॉर लड़े, और जवान बच्चों को उठाकर ले गए कि उनको जबरदस्ती सिपाही बनाया गया, और खुद कभी आगे नहीं आके लड़े। तो जब ये पूरी तरीके से वॉर हार गए थे, तो गुस्साए लोगों ने आके इन्हें मारकर इन्हें इटली में लटका दिया था। ओके, फैशिज्म मतलब डिक्टेटरशिप, यानी एक तरीके से जबरदस्ती लोगों पर राज करना। वीकनेस ऑफ लीग ऑफ नेशन वाज नॉट geared टू डील विद डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स का सामना नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक तरीके से जो
लीग ऑफ नेशंस थी, उसमें मैक्सिमम ज़्यादातर लोग डिक्टेटर्स ही थे। दे हैड नो पावर फोर्स टू मेक अरिंग नेशंस ओबे इट्स ऑर्डर्स। कोई उनकी बात नहीं मानता था। अमेरिका डिड नॉट बिकम इट्स मेंबर, और क्योंकि अमेरिका एक बहुत पावरफुल नेशन था, उसने लीग ऑफ नेशन को कभी इतना अवॉइड ही किया, कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं। British policy of appeasement: to encounter the threat of spread of communism by USSR, Britain adopt a policy of appeasement towards fascist powers. The World Economic Depression, यानी कि पहली बार जब मंदी आई थी तो 1929 से 1931 में, यानी कि 1929 टू 1931 के बीच में आई। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पता है। जर्मनी ने एक तरीके से पोलैंड की 1/4 यानी कि एक तिहाई आबादी पूरी खत्म कर दी थी, सबको मार दिया था। पोलैंड तो तैयार भी नहीं था वॉर के लिए। एक तरीके से 1/4 यानी कि एक चौथाई आबादी इनकी पूरी खत्म कर दी थी। उसके बाद से फिर रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, इन सबको खतरा होने लगा कि जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबने मिलके फिर on one side were the Axis powers and the USSR or Russia. The Axis powers were Germany, Italy, and Japan. They formed what is known as the Rome, Berlin, Tokyo axis. On the other side, the Allied powers of Britain and France. USA joined the war and sides of lies 7 December 1941 attacked Pearl Harbor in Hawaii, where America had large naval base without warning. पर्ल हार्बर पे अटैक किया गया, और इनका पूरा जो पोर्ट था एक तरीके से पर्ल हार्बर का, जहाँ पे काफी आर्मी थी और लोग थी, सबको इन्होंने तबाह कर दिया। तो यानी कि जर्मनी, इटली, जापान ने मिलकर, और फिर रोमियो, बर्लिन, टोक्यो, इन लोगों ने फिर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा। जापान ने यूएस पर अटैक किया, तो यूएस ने काउंटर अटैक किया, जिसे हम कहते हैं नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब्स गिराए गए थे। एक का नाम था स्मॉल बॉय, दूसरा का नाम था शायद फैट मैन, कुछ ऐसे ही नाम था। और ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार किलो के बॉम्ब से जो गिराए थे, और ये न्यूक्लियर अटैक था। और न्यूक्लियर अटैक ऐसा हुआ कि एक तरीके से जापान की पूरी नस्ल ही बर्बाद हो गई। रेडिएशन फैल गया, और लोग को कैंसर बहुत बुरी तरीके से फैल गया था वहां पे। During the course of war, Germany and USSR fell out of alliance. Hitler had suddenly attacked Russia in 1941. The war ended with the defeat of Axis powers, यानी कि हिटलर हार गया. After Germany, Italy were defeated in Africa. They came defeated Italy's Mussolini. Germany was attacked from the east by the Russians and from the west by the combined forces of Britain, France, America. Hitler and his beloved Eva Braun committed suicide. ईवा ब्राउन वैसे तो हिटलर की फोटोग्राफर थी। हिटलर जिन भी सभाओं में या कहीं भी जाता था, उसकी फोटोज खींचती थी। हिटलर ने उसे वादा किया था कि वो उससे शादी करेगा। सो बिफोर कमिटिंग सुसाइड, हिटलर मैरिड ईवा ब्राउन, और फिर उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी, क्योंकि हिटलर कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हिटलर कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और हिटलर को एक बहुत शौक लगा कि मैं हार कैसे गया। उसके बाद जर्मनी ने फिर सरेंडर किया। जापान कंटिन्यू टू फाइट, और फिर जब मैंने ऐसा आपको बताया कि अमेरिका ड्रॉप्ड अ बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड जापान रिफ्यूज टू सरेंडर, फिर सेकंड बॉम्ब गिराया नागासाकी पे, और एक तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। रिजल्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2: द बेलिजरेंट नेशन सफर्ड ह्यूज लॉस, यानी कि ये जो बड़े बड़े नेशंस थे, इनके पास बहुत ताकत थी, जो बहुत अग्रेसिव थे। इनका मैन मनी मार्केट, यानी कि लोग, इनके मार्केट और पैसा सब चला गया। यूरोपियन डिनोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड एंडेड, यानी कि उस जमाने में जैसे आज डॉलर है जो बहुत पावरफुल करेंसी है, उस टाइम पे यूरो चलती थी, वो खत्म हो गई। एज वन ऑफ द रिजल्ट,
the process of decolonization was set in motion. India too gained independence क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटेन को काफी नुकसान हो गया और उस वजह से और वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया ने मैक्सिमम जो फोर्सेस थी वो इंडियंस ही थे जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से फाइट किया था. बाइपोलर वर्ल्ड केम टू एग्जिस्टेंस. यूएसएसआर हेड फॉर कम्युनिस्ट ब्लॉक, यूएसए कैपिटलिस्ट वन. यानी कि यूएसएसआर में तो कम्युनिस्ट पार्टी चली गई. यानी कि एक तरीके से जो वहाँ पे जो उनकी पार्टी थी या जो वहाँ पे पॉलिटिकल लोग थे जो वो बोलते थे वही हो गया. और कैपिटलिस्ट यानी कि काफी प्राइवेटाइजेशन आया, सोसाइटीज बनी और बड़ी बड़ी कंपनीज आई. मतलब उन्होंने ही स्टार्ट करा और एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बनी यानी कि अमीर लोगों की सोसाइटी, अमीर बिजनेसमैन हो गए हमारे, अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी सोसाइटी. विद यूएसएसआर अडॉप्टिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड एंड यूएसए एंड इट्स अलाइज कमिटेड टू स्टॉपिंग इट, कोल्ड वॉर ensued. उसके बाद शीत युद्ध की स्थापना हुई. शीत युद्ध की स्थापना हुई तो दो अलायंसेस आए. एक है नेटो, नेशनल अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, और वॉर्सो पैक्ट आया. ओके, हम सेंटो के बारे में एक बार बात करते हैं. देखो, नेटो तो बनाया था यूरोप ने. अब हम सेंटो के बारे में एक बार बात करते हैं. चलिए. ओके, व्हाट इज नेटो या सेंटो? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, द साउथ ईस्ट एशिया टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सियाटो, and the Central Territory Organization were considered a necessary post-war period to protect member countries from communist aggression. ओके, देखो, नेटो तो बना था यूरोप को बचाने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको बचाने, क्योंकि यूरोप की यूरोप की जो बाउंड्रीज है वो इससे रशिया से मैच कर दी, रशियन. तो ये नेटो तो बचा था यूरोपियन कंट्रीज को बचाने की. अब सेंट्रो जो है, सेंट्रल टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ओरिजिनली नोन एज बगदाद पैक्ट और मिडिल ईस्ट टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिडिल ईस्ट जो गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स है, इराक, ईरान, पाकिस्तान, इनको बचाने के लिए ये ट्रीटी बना, एंड मिलिट्री अलायंस ऑफ द कोल्ड वॉर. It was formed by 1955 in ईरान, इराक, पाकिस्तान, एंड डिसॉल्व्ड इन 1979 में डिसॉल्व भी हो गया. ओके, अब हम सियाटो की बात करते हैं. सियाटो is a South Asia territory organization established between non-communist states to ensure that collectively safety and the alliance against the communist and the Cold War. यानी कि साउथ एशिया कंट्रीज थी, इनके बीच में बना था. हेडक्वार्टर्स इसका बैंकॉक में है. और ये बना था इसलिए क्योंकि जो कंट्रीज रशिया की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करती, यूरोप की फिलॉसफी को फॉलो नहीं करती, उनको बहुत खतरा था कि भाई कल कोई हमें पे हमारे ऊपर ना अटैक कर दें. तो कंट्रीज ने मिलके ये एक तरीके से बनाए ऑर्गेनाइजेशन कि भाई अगर कभी भी ऐसा होगा तो हम साथ में प्रोटेक्ट करेंगे एक दूसरे को. ओके, द वार्सो पैक्ट, द ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल डिफेंस एंड मिलिट्री एड साइंड बाय एट वार्सो on the 14 May 1955 by the Communist State of Europe under Soviet influence in response to the admission of Western Germany to NATO. The pact was dissolved in 1991. ये भी डिसॉल्व हो चुका है. तो नेटो और जो रशिया था यानी कि यूएसएसआर, इनके बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था. Countries like India who did not join any bloc remained non-aligned countries. इंडिया ने कभी कोई ब्लॉक ज्वाइन किया ही नहीं और ये नॉन अलाइंड कंट्रीज में आया जाता है. यूनाइटेड नेशन उसके बाद जो सबसे बड़ा
एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई जो आज तक चल रही है, जिसे 75 साल हो गए, वो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय संस्था जिसे हम बोलते हैं। डेक्लेरेशन 14 जुलाई 1941 को इसका डेक्लेरेशन हुआ। एलाइस मेट इन लंदन एंड टॉक्ड अबाउट परमानेंट पीस। Atlantic Charter 14th August 1941, America's President Franklin D. Roosevelt and Britain's Prime Minister Sir Winston Churchill met on a ship in the middle of the Atlantic Ocean and issued joint declaration known as Atlantic Charter. This charter declared that every nation had a right to security and self-rule. This charter is considered the first step towards the establishment of UNO. उसके बाद वॉशिंगटन में फिर अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसेस हुई, और फिर फाइनली जाके यूएनओ एस्टैब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो एक तरीके से हमारा ये यूनिट 4 खत्म हुआ। आपको कोई भी इसमें सवाल पूछना हो या कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मुझे ईमेल पे जवाब दीजिए, या गूगल क्लासरूम का जवाब दीजिए। आपको अब डेली होम असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, प्लीज़ उनको टाइमली कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।